हिमालय की गोद में एक ऐसी यात्रा की कल्पना कीजिए जहां हर मोड़ पर आस्था है, हर चोटी पर एक कहानी है। आज हमारे पास ठीक ऐसा ही एक दस्तावेज है। चार धाम यात्रा 2026 का एक बहुत ही विस्तृत टूर पैकेज। और ये सिर्फ एक यात्रा कार्यक्रम नहीं है, ये एक वादा है मन, शरीर और आत्मा के पूर्ण परिवर्तन का। तो चलिए इसे खोलते हैं। हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि रास्ता क्या है या होटल कौन से हैं। हमारा मिशन है इस पैकेज के पीछे की सोच को समझना। ये पैकेज असल में क्या बेच रहा है? क्या ये एक आध्यात्मिक अनुभव है, या फिर ये मुश्किल पहाड़ों में घूमने का एक आसान लॉजिस्टिकल समाधान है, या कुछ और ही है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जब आप इसकी परतों को हटाते हैं तो ये आध्यात्मिकता, भूगोल और एक बिजनेस मॉडल का संगम नजर आता है। ये पैकेज एक तीर्थयात्री को देवी गंगा और यमुना के बर्फीले उद्गम से लेकर भगवान शिव और विष्णु के धामों तक ले जाने का वादा तो करता है, लेकिन यह सफर किन शर्तों पर होता है वही सबसे दिलचस्प है। ठीक है, तो यात्रा दिल्ली से शुरू होती है। 12 दिन, हरिद्वार, बरकोट, उत्तरकाशी, गुप्तकाशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और फिर वापस दिल्ली। ये पारंपरिक पश्चिम से पूर्व का रास्ता है, यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ पर खत्म। सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, कागज पर तो ये सीधा ही लगता है, लेकिन असली कहानी इसके विवरण में छिपी है ना। हर पड़ाव का अपना महत्व है। जैसे हरिद्वार में गंगा आरती या ऋषिकेश में पहाड़ों में जाने से पहले की वो शांति। लेकिन पैकेज इन अनुभवों को कैसे संभालता है, वहीं से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। तो चलिए सीधे तीसरे दिन पर चलते हैं, यमुनोत्री। यहाँ 36 किलोमीटर की ड्राइव के बाद 5 किलोमीटर का ट्रैक है, और पैकेज साफ कहता है कि यह ट्रैक आप पैदल, घोड़े पर या डोली से कर सकते हैं, जिसका खर्च आपको खुद उठाना होगा। यहीं से मेरा पहला सवाल उठता है, ये पैकेज में शामिल क्यों नहीं है? और यहीं से आपको इस पैकेज का पैटर्न समझ में आने लगता है। टूर ऑपरेटर परिवहन और होटल की मुख्य जिम्मेदारी लेता है, लेकिन जो हिस्से सबसे ज्यादा अनिश्चित हैं, जैसे कि ट्रैकिंग, जहाँ हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है या मौसम का असर पड़ता है, उन्हें यात्री के ऊपर छोड़ दिया जाता है। ये जोखिम को कम करने का एक तरीका है। अच्छा, लेकिन यमुनोत्री में एक बहुत ही अनोखी बात का जिक्र है, तप्त कुंड। तीर्थयात्री गर्म पानी के इस कुंड में कपड़े में चावल बांधकर पका सकते हैं और उसे प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। ये तो अद्भुत है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, ये प्रकृति की शक्ति के साथ एक सीधा व्यक्तिगत संबंध है। यहाँ कोई पुजारी नहीं, कोई मध्यस्थ नहीं, आप सीधे प्रकृति की ऊर्जा का उपयोग करके अपना प्रसाद बना रहे हैं। ये उन अनुभवों में से एक है जिसे कोई पैकेज असल में प्रदान नहीं कर सकता, वो केवल उस तक पहुंच प्रदान कर सकता है। सही कहा। और साथ ही ये भी लिखा है कि मंदिर 19वीं सदी में जयपुर की महारानी गुलेरिया ने बनवाया था, जो इसमें एक ऐतिहासिक परत जोड़ता है। बिल्कुल। तो यमुनोत्री में प्रकृति और आस्था का सीधा संगम है। अब 5वें दिन गंगोत्री की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी गंगा नानी में एक गर्म कुंड का जिक्र है और सुंदर हरसिल घाटी का भी। लेकिन यहाँ का मंदिर 18वीं सदी में एक गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने बनवाया था। ये कहानी थोड़ी अलग लगती है। हाँ, थोड़ी अलग है। गंगोत्री की कहानी में मानवीय इतिहास और विजय का पहलू ज्यादा है, और रास्ते में उत्तरकाशी भी है, जिसे सौम्य वाराणसी भी कहा जाता है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। वहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके सामने वो विशाल लगभग 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल यात्रा को एक पौराणिक गहराई देते हैं। मतलब ये यात्रा सिर्फ 4 धामों की नहीं, बल्कि रास्ते में पड़ने वाले हर छोटे बड़े तीर्थ की भी है। बिल्कुल सही। ठीक है, अब तक की यात्रा में आस्था, प्रकृति और इतिहास का मिश्रण है। साथ ही कुछ खर्च भी हैं जो यात्री को खुद करने हैं। लेकिन अब आते हैं 7वें दिन पर, केदारनाथ। मुझे लगता है कि यहाँ आकर इस यात्रा की असली परीक्षा शुरू होती है। 19 किलोमीटर का ट्रैक या फिर हेलीकॉप्टर, दोनों का खर्च अलग से। हाँ, केदारनाथ इस पूरे पैकेज का केंद्र बिंदु है, और सबसे जटिल भी। सबसे पहले, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग यानी प्रकाश का प्रतीक। हाँ, ये वो स्थान है जहां माना जाता है कि शिव स्वयं प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। तो इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। और इसकी पौराणिक कथा भी तो पांडवों से जुड़ी है ना? हाँ, और वो कथा इस पूरे भूगोल को एक कहानी में पिरो देती है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव को खोज रहे थे, लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे।
उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। अच्छा, गुप्तकाशी यानी छिपी हुई बनारस वो जगह है जहां वो पहले छिपे। और केदारनाथ में जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वे जमीन में समा गए और उनकी कुबड़ सतह पर रह गई, जो आज पूजी जाती है। तो ये पूरी यात्रा एक तरह से उस खोज का ही अनुसरण करती है। वाह! लेकिन इस आध्यात्मिक ऊंचाई के साथ साथ यहाँ की जमीनी हकीकत भी है। पैकेज में साफ लिखा है कि केदारनाथ में रुकने की व्यवस्था सरकारी टेंट में होगी और भोजन शामिल नहीं है। एक मिनट, प्रीमियम पैकेज में भी? डिलक्स में भी? हाँ, सभी में। मतलब आप हजारों रुपए खर्च करें और सबसे मुश्किल जगह पर आपको टेंट में रहना है और अपना खाना खुद देखना है। ऐसा क्यों? ये इस पैकेज का सबसे, आप कह सकते हैं, रेवलेटर हिस्सा है, सबसे ज्यादा खुलासा करने वाला। ये हमें बताता है कि 11,755 फीट की ऊंचाई पर लॉजिस्टिक्स कितने मुश्किल हैं। वहां स्थायी होटल बनाना लगभग असंभव है। सरकार बड़े पैमाने पर टेंट सिटी का प्रबंधन करती है। टूर ऑपरेटर के लिए हर यात्री के लिए खाने की गारंटी देना लगभग नामुमकिन है, इसलिए वो ये जिम्मेदारी यात्री पर डाल देते हैं। ये एक व्यावसायिक फैसला है जो उस जगह की कठोर वास्तविकता को दिखाता है। मतलब केदारनाथ में चाहे आपने कोई भी पैकेज लिया हो, हर कोई एक ही नाव में सवार है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक सबक है। और फिर 9वें और 10वें दिन हम बद्रीनाथ पहुंचते हैं। यहाँ माणा गांव का जिक्र है, भारत का आखिरी गांव। बद्रीनाथ यात्रा का आध्यात्मिक चरम है, भगवान विष्णु का धाम। लेकिन माणा गांव इसे एक सांस्कृतिक और साहित्यिक मोड़ देता है। वहां व्यास गुफा है, जहां माना जाता है कि वेद व्यास ने गणेश जी से महाभारत लिखवाई थी। अच्छा, वही जगह है ये? हाँ। और भीम पुल, एक विशाल चट्टान जो नदी के ऊपर एक पुल बनाती है, जिसे कहते हैं कि भीम ने द्रौपदी के लिए रखा था। तो जहां केदारनाथ में आप शिव की खोज कर रहे थे, वहीं बद्रीनाथ और माणा में आप महाभारत की कहानियों के बीच चल रहे होते हैं। तो ये सिर्फ मंदिरों का दौरा नहीं है, ये हमारी संस्कृति की जड़ों तक की यात्रा है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो इन सबको संभव या असंभव बनाती हैं, पैसा। पैकेज में 3 विकल्प हैं, स्टैंडर्ड, डीलक्स और प्रीमियम, और इनकी कीमत का चार्ट बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये चार्ट हमें इस टूर के बिजनेस मॉडल के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर 2 लोग स्टैंडर्ड पैकेज लेते हैं तो प्रति व्यक्ति 38,500 रुपए लगते हैं, लेकिन अगर 12 लोगों का ग्रुप है तो कीमत गिरकर 27,500 रुपए हो जाती है। ये तो लगभग 30% की छूट है। इतना बड़ा अंतर क्यों? क्योंकि इस यात्रा का सबसे बड़ा निश्चित खर्च परिवहन है। चाहे गाड़ी में 2 लोग बैठे या 6, गाड़ी का खर्च लगभग उतना ही रहता है। बड़े ग्रुप के लिए एक टेम्पो ट्रैवलर का इस्तेमाल होता है, जो प्रति व्यक्ति लागत को काफी कम कर देता है। तो ये मॉडल असल में सोलो या जोड़े में यात्रा को हतोत्साहित करता है और समूह यात्रा को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल, ये तीर्थ यात्रा को एक सामुदायिक या पारिवारिक कार्यक्रम के रूप में बेच रहा है, न कि एक व्यक्तिगत खोज के रूप में। और होटलों में भी स्टैंडर्ड, डिलक्स, प्रीमियम का फर्क है। लेकिन जैसा हमने देखा, केदारनाथ में सब बराबर हैं। और भोजन योजना MAP है, यानी 11 नाश्ते और 11 रात के खाने। दोपहर का खाना शामिल नहीं है, ये भी जानबूझकर किया गया है। जाहिर है, ये एक बहुत ही व्यवहारिक निर्णय है। टूर ऑपरेटर्स जानते हैं कि दिन के दौरान पूरा ग्रुप एक साथ नहीं होगा। कोई ट्रैकिंग कर रहा होगा, कोई गाड़ी में होगा, कोई किसी मंदिर में दर्शन कर रहा होगा। ऐसे में सबके लिए एक साथ लंच का आयोजन करना एक लॉजिस्टिकल दुष्स्वप्न है। सही बात है। इसे छोड़कर वे यात्रियों को स्थानीय ढाबों पर खाने की स्वतंत्रता देते हैं, जो अपने आप में यात्रा के अनुभव का एक हिस्सा बन जाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो अक्सर लोग नहीं पढ़ते, क्या शामिल नहीं है। और ये सूची काफी लंबी है। हवाई ट्रेन टिकट, हेलीकॉप्टर, घोड़ा पालकी का खर्च, GST, यात्रा बीमा और सबसे महत्वपूर्ण, रोड जाम, भूस्खलन या किसी भी अप्रत्याशित घटना के कारण होने वाला अतिरिक्त खर्च। ये क्लॉज सबसे महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा मतलब है एक्ट ऑफ गॉड या कोई भी अप्रत्याशित बाधा का सारा वित्तीय जोखिम ग्राहक का है। अगर भूस्खलन के कारण आपको कहीं 2 दिन अतिरिक्त रुकना पड़ा, तो उन 2 दिनों के होटल और खाने का खर्च आपको अपनी जेब से देना होगा। ये तो हिमालय में यात्रा के अंतर्निहित जोखिमों की याद दिलाता है। बिल्कुल। और एक और नियम है, हरिद्वार के बाद पहाड़ी इलाकों में गाड़ी में AC नहीं चलेगा। क्या ये सिर्फ पैसे बचाने का तरीका है या इसका कोई तकनीकी कारण है? दोनों ही हैं। पहाड़ी चढ़ाई पर AC चलाने से गाड़ी के इंजन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे उसके गर्म होने का खतरा बढ़ जाता है।
तो ये एक सुरक्षा उपाय है। अच्छा। लेकिन हाँ, इससे ईंधन की भी बचत होती है, तो ये एक ऐसा नियम है जो सुरक्षा और लागत बचत दोनों के लिए काम करता है। ठीक है, तो तैयारी की सूची भी दी गई है। ऊनी कपड़े, स्पोर्ट्स शूज, टॉर्च और एक छोटा पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर जो सोनप्रयाग में मिलता है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर वाली बात थोड़ी डरावनी लगती है। ये डरावनी नहीं बल्कि यथार्थवादी है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर कम होता है और किसी को भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, चाहे वो कितना भी फिट क्यों ना हो। ये एक जरूरी सावधानी है। और BSNL या एयरटेल वोडाफोन का सिम ले जाने की सलाह भी एक व्यवहारिक टिप है, क्योंकि पहाड़ों में नेटवर्क एक बड़ी समस्या है। हाँ, ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। और अब अंत में वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, रद्दीकरण नीति, कैंसिलेशन पॉलिसी। अगर यात्रा से 15 दिन पहले भी आप रद्द करते हैं तो 100% रद्दीकरण शुल्क लगेगा, मतलब कोई रिफंड नहीं। ये तो बहुत ही सख्त है। ये सख्त नहीं, ये इस बिजनेस की सच्चाई है। ये नीति आपको टूर ऑपरेटर के दृष्टिकोण से पूरी कहानी बताती है। 4 धाम यात्रा का सीजन बहुत छोटा होता है, मुश्किल से 5-6 महीने। ऑपरेटर को महीनों पहले होटल, गाड़ियां, परमिट सब कुछ बुक करना पड़ता है और एडवांस देना पड़ता है, जो अक्सर नॉन रिफंडेबल होता है। अच्छा। अगर कोई यात्री आखिरी समय में रद्द करता है तो उस सीट को दोबारा भरना लगभग नामुमकिन है, इसलिए वे 100% जोखिम ग्राहक पर डाल देते हैं। ये एक लाइन हमें इस उद्योग के रेजतहीन मार्जिन्स और उच्च दाव वाली प्रकृति के बारे में सब कुछ बता देती है। बिल्कुल। तो हमने इस 4 धाम यात्रा पैकेज की हर परत को उधेड़ कर देख लिया है। ये एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत, आध्यात्मिक रूप से गहरी, लेकिन साथ ही शारीरिक और वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण यात्रा है। ये पैकेज इसे करने का एक संगठित तरीका तो देता है, लेकिन एक ऑल इंक्लूसिव छुट्टी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये पैकेज असल में चुनौतियों के प्रबंधन का एक फ्रेमवर्क बेच रहा है। ये आपको पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने की गारंटी देता है, लेकिन असली अनुभव उन खाली जगहों में है जिन्हें आपको खुद भरना है। चाहे वो केदारनाथ में भोजन की व्यवस्था हो, या ट्रेक के लिए घोड़े का मोलभाव करना हो, या भूस्खलन के दौरान धैर्य रखना हो, या आस्था, रोमांच और सावधानीपूर्वक योजना का एक अनूठा मिश्रण है। तो शुरुआत में जो हमारा सवाल था कि ये पैकेज असल में क्या बेच रहा है, इसका जवाब शायद ये है कि ये एक नियंत्रित रोमांच, एक कंट्रोल्ड एडवेंचर बेच रहा है। ये आपको हिमालय के उस किनारे तक ले जाता है जहां आपको आध्यात्मिकता और प्रकृति की शक्ति का एहसास हो, लेकिन साथ ही एक सुरक्षा जाल भी प्रदान करता है, भले ही उस जाल में कई छेद हों। बहुत अच्छी तरह से कहा आपने। ये आपको अनुभव के लिए लॉन्च करता है, लेकिन अनुभव आपको खुद ही करना पड़ता है। यात्रा कार्यक्रम में व्यास गुफा का उल्लेख है, जहां महाभारत की रचना हुई थी। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। धार्मिक दर्शन से परे ऐसे परिदृश्य में यात्रा करना जो महाकाव्यों और मिथकों में इतना डूबा हुआ है, किसी व्यक्ति के अपने जीवन की कहानी के प्रति उसके दृष्टिकोण को कैसे बदल सकता है? क्या वे पहाड़ों से सिर्फ तस्वीरें लेकर लौटते हैं, या अपने बारे में एक नई कहानी लिखने की प्रेरणा भी?